नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे ये भारत की बात है में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी गर्मी की, जिसमें अब एक और सुपर कॉप मैदान में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से ये वर्दीधारी बेहद प्रभावित हैं और अब सियासी पिच पर उतर आए हैं। किसी की 9 साल की सर्विस बाकी थी तो किसी की 11 साल की सर्विस अभी बाकी थी, लेकिन उसे छोड़कर यानी खाकी छोड़कर खादी पहन ली है और योगी आदित्यनाथ के साथ आकर खड़े हो गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा इनके नाम था और अब सियासी मैदान में वो चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान से जुट गए। ईडी में वरिष्ठ अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह ने वीआरएस लिया और अब लखनऊ की हॉट सीट से चुनाव मैदान में। ये वही राजेश्वर सिंह हैं जिन्होंने पी चिदंबरम से लेकर सुब्रत राय का केस जिस अधिकारी ने हैंडल किया था। बताएंगे आपको सियासी पिच पर उनकी कैसी तैयारी है। राजेश्वर से पहले आपको बताऊं, कानपुर में पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण भी वीआरएस लेकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ये असीम अरुण और मुलायम के गढ़ कन्नौज से मैदान में है। आपको योगी के इन दो सुपर कॉप की पूरी कुंडली बताएंगे, कैसे इन दोनों का नाम सुनते ही एक दौर में अपराधी खौफ खाते थे, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कैसे 2014 से ही कई वर्दीधारी, कई यूनिफॉर्म में शख्सियत बीजेपी में आ चुकी है। इसमें कई सुपर कॉप भी थे। ऐसा क्या है जो खाकी में राष्ट्र सेवा करने के बाद, खादी पहनने के बाद ये खाकीदारी बीजेपी में आकर राष्ट्र सेवा में लगते हैं। बताएंगे सियासी पिच पर ये दिग्गज अभी कहां हैं और क्या कर रहे हैं। ये भारत की बात है में दूसरी खबर, राहुल गांधी के अंदर हिंदुत्व को लेकर बढ़ती नफरत की करेंगे। वैसे तो राहुल, आपने सुना होगा, दिखावे के लिए राहुल अक्सर बोलते हैं वो नफरत के खिलाफ हैं, वो प्यार की बात करते हैं, लेकिन वो हिंदुत्व से बहुत नफरत करते हैं। खुद हिंदुत्व से नफरत में सिर से पैर तक डूबे हुए राहुल गांधी। राहुल ने ऐसा चश्मा लगा रखा है जहां कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, राहुल गांधी को उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व जिम्मेदार लगता है। ऐसे ही एक चाचा भतीजे के सियासी मजाकिया वीडियो को राहुल गांधी ने असली समझकर उसके लिए भी हिंदुत्व पर ठीकरा फोड़ दिया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब आपको याद होगा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी की हत्या के लिए भी हिंदुत्व को जिम्मेदार राहुल गांधी ठहरा चुके हैं। सोचिए जरा, बाकी सारी हत्याओं के लिए, सारे क्राइम के लिए राहुल कभी किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन गांधी की हत्या के लिए, कुछ और घटना हो उसके लिए हिंदुत्व को जिम्मेदार ठहराते हैं। फेक वीडियो पर इस बार राहुल को ऐसा करना महंगा पड़ा। सोशल मीडिया पर राहुल की जमकर फजीयत हो रही है। ऐसे ही राहुल गांधी पुण्यतिथि, गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनकी हत्या का जिम्मेदार हिंदुत्व को ठहरा चुके हैं, लेकिन इस बार दांव जरा उल्टा पड़ गया। क्या है वो वीडियो, ये आपको दिखाएंगे। साथ ही ये चाचा भतीजे ने राहुल के दिमाग में हिंदुत्व के लिए भरी नफरत की पोल खोल दी है, ये भी आपको बताएंगे। अब बीजेपी राहुल से सवाल पूछ रही है कि राहुल बताएं कि आखिर उन्हें हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों है। यह भारत की बात है में अगली बड़ी खबर होगी लखनऊ की लड़ाई की। लखनऊ की हॉट सीट पर टिकट को लेकर टेंशन हाई है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थामा। 2017 में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। अब चुनाव से ठीक पहले अपर्णा बीजेपी में, तो अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अपर्णा ने लखनऊ कैंट से टिकट को लेकर कुछ नहीं कहा था। बताएंगे आपको इस हाई प्रोफाइल सीट पर अब कई और दिग्गज टिकट की रेस में थे और इसी वजह से लखनऊ की सीटों पर टिकट के ऐलान में देरी भी हुई। तो अपर्णा की जगह किसे मिला है टिकट, आपको बताएंगे। लखनऊ कैंट की तरह ही लखनऊ की एक और सीट, सरोजनी नगर सीट, यहां भी टिकट को लेकर पति और पत्नी आमने सामने थे। इस सीट पर 2 की लड़ाई में फायदा तीसरे का हुआ है। बताएंगे इन दोनों सीटों पर
पति पत्नी की कौन सी लड़ाई थी? आखिर क्या ऐसा हुआ कि फायदा तीसरा उठा गया? क्या है समीकरण और क्या अब भी लखनऊ की इन सीटों पर कुछ हेराफेरी देखने को सामने आ सकती है? वैसे सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक स्वाति सिंह ने टिकट नहीं मिलने के बाद भी पार्टी के लिए काम करने की बात कही है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी से अपर्णा का बदला स्वाति सिंह को सपा में लाकर करेगी? क्योंकि अभी तक यहां से सरोजनी नगर से सपा ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन अभी भी कई और नाम हैं जिनके बागी होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बताएंगे लखनऊ की इन हॉट सीटों पर क्या है सियासी दांवपेच। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में। कू ऐप पर रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। और आइए आपको बताने जा रहे हैं आज की एक बड़ी खबर कि योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए सुपर कॉप वर्दीधारी मैदान में है। योगी को सीएम बनाएंगे सुपर कॉप। योगी आदित्यनाथ के साथ कदम से कदम मिलाएंगे, खाकी उतारकर खादी पहन ली। दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, सबसे पहले सुपर कॉप है राजेश्वर सिंह। खाकी पहनते थे, 11 साल की सर्विस बची थी, छोड़ दिया और अब बीजेपी में आ गए हैं, चुनाव लड़ेंगे। दूसरे सुपर कॉप है असीम अरुण। असीम अरुण खाकी पहनते थे, सर्विस छोड़ दी और अब बीजेपी में आ गए। योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनाएंगे। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, खाकी के बाद बीजेपी की खादी में है अब ये अधिकारी। देखिए जरा कौन है ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजेश्वर सिंह, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजेश्वर सिंह के बारे में आपको बताऊं, ईडी के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं राजेश्वर सिंह। सबसे कॉर्नर पर जिन्हें आप देख रहे हैं यही है राजेश्वर सिंह। लखनऊ जोन के संयुक्त निदेशक रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह, अब योगी के साथ हैं। बीजेपी में शामिल होने के लिए बाकायदा वीआरएस ले लिया है राजेश्वर सिंह ने। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट दिया है बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को, वो चुनाव लड़ेंगे। योगी को सीएम बनाने के लिए राजेश्वर बीजेपी में आए हैं। 11 साल की सर्विस, सोचिए जरा, 11 साल की सर्विस अभी इस खाकीधारी की बची थी। वो सर्विस छोड़कर योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खादी पहनी है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर राजेश्वर सिंह मशहूर रहे। एयरसेल मैक्सिस मामले में आपको बताऊं, पी चिदंबरम की जांच कर चुके हैं। साथ ही साथ सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय केस की भी जांच राजेश्वर सिंह ने की। 2G घोटाले की जांच में भी शामिल रहे राजेश्वर। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का भी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं राजेश्वर सिंह। और ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील की भी जांच की थी राजेश्वर सिंह ने। अब देखिए जरा, दूसरे सुपर कॉप हैं असीम अरुण। असीम राजेश्वर से पहले ही योगी के साथ आ चुके हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं असीम अरुण। बीजेपी ने कन्नौज से असीम को टिकट दिया है। वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं असीम अरुण और 9 साल की सर्विस इनकी अभी बची हुई थी, लेकिन खाकी में राष्ट्र सेवा कर ली। अब योगी के साथ राज्य सेवा में आगे आए हैं। मनमोहन सिंह की सुरक्षा टीम में भी तैनात थे असीम अरुण। एसपीजी में क्लोज प्रोटेक्शन टीम में रह चुके हैं अरुण। देश की पहली स्वॉट टीम भी असीम अरुण ने बनाई थी। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी आतंकियों को भी पकड़ चुके हैं। लखनऊ में हमले की साजिश को नाकाम किया था असीम ने। खुरासान ग्रुप, आतंकी ग्रुप के सरगना को मार गिराया था। सैफुल्ला के एनकाउंटर के बाद से असीम अरुण चर्चा में आए थे और राष्ट्रपति का वीरता पदक भी असीम को मिल चुका है। कई नक्सलियों, आतंकियों को गिरफ्तार किया था। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं इन दोनों सुपर कॉप को। सुनिए क्यों इन्होंने वर्दी उतारी, क्यों ये योगी आदित्यनाथ के साथ आज खड़े हुए हैं आकर खादी पहनकर। सुनिए जरा इनको। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र की बात करती है। बाकी किसी पार्टी में, प्रदेश की पार्टी में मैंने आज तक सुना ही नहीं कोई राष्ट्रवाद की बात करे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उन्होंने विकास की एक नई राह हम लोग को दी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रण में सुपर कॉप की एंट्री हो गई है। एक नहीं, दो सुपर कॉप योगी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैदान में हैं। दोनों ही वीआरएस लेकर बीजेपी टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और सियासी पिच पर शानदार ओपनिंग की तैयारी में जुटे हैं।
खाकी पहनकर देश सेवा में लगे रहे दोनों सुपर कॉप और अब खादी पहनकर योगी के कदम से कदम मिलाएंगे। ईडी में कई हाई प्रोफाइल केस डील कर चुके राजेश्वर सिंह लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट सरोजनी नगर से मैदान में है। प्रदेश का विकास करना है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, तो उसका बनाने में हम लोग उनका सहयोग करेंगे और प्रदेश को अपराधियों और माफियाओं से मुक्त रखना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, उनका व्यक्तित्व और उनका विकास के प्रति समर्पण ये बहुत प्रभावित करता है। इससे पहले कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और कन्नौज सीट से प्रचार में जुटे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उन्होंने विकास की एक नई राह हम लोग को दी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पे माननीय योगी जी का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि पुलिस अधिकारी के रूप में मैं उनसे सीधे निर्देश। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी रहते हुए इन सुपर कॉप्स का शानदार करियर रहा है। इन्होंने क्या कुछ किया है देश के लिए, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, और कहां से ताल्लुक रखते हैं, इनका पूरा तारुफ आपके सामने है। ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको राजेश्वर सिंह के बारे में बता रहा हूं। सुल्तानपुर के पखरौली गांव के रहने वाले हैं राजेश्वर सिंह। 1996 बैच के पीपीएस अधिकारी रहे हैं राजेश्वर। करीब 13 साल तक ईडी में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में रहे हैं। ईडी में कई हाई प्रोफाइल केस की जांच कर चुके हैं। शुरू में मैंने आपको बताया 2009 में राजेश्वर ईडी में आए थे और लखनऊ में डिप्टी एसपी भी रह चुके हैं राजेश्वर सिंह। सीओ गोमती नगर का पद संभाला था, पीपीएस के जरिए आए थे। प्रयागराज में अहम पदों पर तैनात रह चुके हैं राजेश्वर। 10 साल तक उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे चुके हैं राजेश्वर। अगला नाम आता है असीम अरुण का, जो योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए अब बीजेपी में आए। यूपी के कन्नौज में असीम अरुण का जन्म हुआ था। लखनऊ में शुरुआती शिक्षा हासिल की है। असीम अरुण ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एटीएस लखनऊ का पद संभाला है। डायल 112 के एडीजी भी रह चुके हैं असीम अरुण। यूपी के कई जिलों में तैनात रहे हैं और असीम के पिता भी आईपीएस अफसर थे। आज की एक और बड़ी खबर है, राहुल गांधी को हिंदुत्व से इतनी नफरत है कि हर जगह जहां वो देखते हैं, जो चश्मा वो लगाते हैं, उन्हें सिर्फ हिंदुत्व ही नजर आता है। चाचा भतीजे पर इस बार राहुल गांधी फंस गए हैं। राहुल गांधी ने दरअसल एक वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद बिना उसे जांचे, बिना परखे ट्वीट कर दिया। इसके लिए भी हिंदुत्व जिम्मेदार है। यह है राहुल का ट्वीट। ये आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, पहले ट्वीट दिखाइए प्लीज। वीडियो दिखाऊंगा, ये राहुल का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी गुंडागर्दी। फेक वीडियो, राहुल लिख रहे हैं हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी गुंडागर्दी। अब जरा ये वीडियो देखिए, फेक वीडियो जिस पे राहुल ने बातें लिखी। वीडियो में चाचा भतीजे लड़ रहे हैं मजाकिया अंदाज में। जरा वीडियो देखिए पहले। नहीं भाई हो, मैं भाई है, क्यों हूँ? नहीं हूँ मैं भाजपा। कांग्रेस में वोट पड़ गए, सवाल लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा रहे। क्यों नहीं? ट्वेल्व कांग्रेस ही है। तो तुम्हारे यहाँ कौन स्वामी प्रसाद मौर्य की बात न करो, भाजपा है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आए हम? तो जिला हमें ऐसी पार्टी में आने नहीं है। जैसी बात हम समझोगे, आप लोग को इसे समझाएंगे। हाँ, गुंडागर्दी तो आप लोगों को भ्रष्टाचार है। नहीं भाई हो, मैं भाजपा है, क्यों हूँ? नहीं हूँ मैं भाजपा। कांग्रेस में वोट पड़ गए, सवाल लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा रहे। क्यों नहीं? ट्वेल्व कांग्रेस ही है। तो तुम्हारे यहाँ कौन स्वामी प्रसाद मौर्य की बात न करो, भाजपा है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आए हम? तो जिला हमें ऐसी पार्टी में आने नहीं है। तो सोचिए जरा, ये फेक वीडियो था और राहुल गांधी इस फेक वीडियो पर हिंदुत्व पर निशाना साध रहे थे। राहुल क्या लिख रहे हैं देखिए इस फेक वीडियो पर। राहुल लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया राहुल गांधी ने। वीडियो के जरिए हिंदुत्व पर हमला बोला। लिखा हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी कि गुंडागर्दी। दावा किया बीजेपी नेता ने बुजुर्ग को धमकाया है। ये राहुल कह रहे हैं, अभी बुजुर्ग को सुनवाऊंगा आपको। बीजेपी के विरोध पर बुजुर्ग को धमकाया, राहुल ये कह रहे हैं। वीडियो यूपी के कानपुर का बताया गया है और लेकिन राहुल का यह सियासी दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। कुछ ही देर में पुलिस ने वीडियो को फेक यानी कि फर्जी बताया। अब बीजेपी ने हमला किया राहुल पर। अमित मालवीय ने लिखा, दुर्भावना से ग्रसित है राहुल गांधी, जिसे हिंदुओं के अपमान का जरिया बनाया राहुल ने। असलियत में वो आपस में परिचित लोग थे और बातें मजाक में कही गई थीं और इस मजाक को राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर हमला करने का बहाना ढूंढ लिया। जरा सुनिए अब
पुलिस क्या कह रही है? पुलिस भी कह रही है यह फर्जी वीडियो है जिस पर राहुल गांधी जिस वीडियो के बहाने हिंदुत्व पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए जरा पुलिस को। एक वीडियो वायरल हो रहा है कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के थाना काकादेव के संदर्भ में, जिसमें एक व्यक्ति हैं जो एक दूसरे व्यक्ति से ये कह रहे हैं किसी विशेष पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। उसके संदर्भ में छानबीन की गई तो यह तथ्य सामने आया कि जो व्यक्ति है उनका नाम राघवेंद्र मिश्रा है और जिससे बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह भदौरिया उनका नाम है। भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी से राघवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं किसी विशेष पार्टी को ज्वाइन करने के संदर्भ में, तो उसमें भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी का ये कहना है कि राघवेंद्र मिश्रा इनके जो है पुराने परिचित हैं और ये जो इनके बीच की वार्तालाप है ये एक मजाक के ही लहजे में बात किया गया है और किसी ने जो है वीडियो इसको बना के शरारतवश जो है सोशल मीडिया पे इसको डाले हुए हैं। तो आपने पुलिस को सुन लिया, अब राहुल गांधी उन चाचा भतीजों को भी सुन ले जिनके वीडियो पर आंखों में पट्टी बांधकर उन्होंने फिर हिंदुत्व पर हमला किया। चाचा भतीजे खुद कह रहे हैं हम तो मजाक कर रहे थे। सुनिए जरा। मुद्दा न होने पर हम चाचा भतीजे हमारे क्षेत्र में जितने भी बुजुर्ग हैं सबसे मेरा इसी प्रकार का संबंध है और सभी से हम लोग हंसी मजाक करते हैं। ये लोग हमको बहुत स्नेह देते हैं। बताइए चाचा जी, कल के वीडियो में क्या सत्यता थी? उन लोगों को बताने का काम करिए जो लोग इसको एक चुनावी मुद्दा बता रहे हैं और ये पारिवारिक बातें, इसमें क्या सच्चाई है? पारिवारिक बात है कि हमारा संबंध इनके पिताजी से था। ये तो हमारे भतीजे हैं, ये हमारे भतीजे, हमारे इनके पिताजी बहुत अच्छे संबंध थे। हम लोग पार्टी जरूर अलग है लेकिन हम लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हम लोगों को झगड़े वाली कोई बात नहीं हो रही थी। हम लोग केवल ये हंसी मजाक वाली बात हो रही थी कि ये हमसे कहते आपकी भाजपा में आ जाओ, हमने कहा आ जाओ भाजपा में, हम शुरू से कांग्रेस से रहे, बाकी कोई। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं लखनऊ की लड़ाई और टेंशन हाई। लखनऊ में टिकट को लेकर जो लड़ाई चल रही थी उसकी बात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे लखनऊ की पहली सीट कौन सी जिसके लिए लड़ाई हो रही थी। वो थी लखनऊ कैंट सीट। लखनऊ कैंट सीट के लिए कौन कौन उम्मीदवारी, किसका उम्मीदवारी का दावा किया जा रहा था। पहली तस्वीर दिखाऊं। पहली तस्वीर है अपर्णा यादव की। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को क्या लखनऊ कैंट से टिकट मिलेगा या नहीं, कयासों का बाजार गर्म था लेकिन अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिला। दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थी, बीजेपी में आई, लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी, जीती, उसके बाद छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ा, सांसद है। रीता बहुगुणा जोशी चाहती थी उनके बेटे को टिकट मिले लखनऊ कैंट से लेकिन नहीं मिला। टिकट किससे मिला वो मैं दिखा रहा हूं। ब्रजेश पाठक जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, लखनऊ कैंट से उन्हें टिकट मिल गया। तो आइए अब आपको बताता हूं कि किसका टिकट कटा, किसे क्यों टिकट मिला, इसके पीछे बड़ी वजह है। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अपर्णा यादव की बात करेंगे। लखनऊ कैंट की लड़ाई पर हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आई अपर्णा यादव। अपर्णा दरअसल लखनऊ कैंट से ही टिकट चाहती थी। बीजेपी ने अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट नहीं दिया। अपर्णा ओबीसी समुदाय से आती हैं और चुनाव के वक्त पार्टी में आई, यानी ठीक चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। यह माना जा रहा था कि अपर्णा को लखनऊ कैंट से टिकट मिलेगा, लेकिन लखनऊ कैंट की जो सीट है यह ब्राह्मण बहुल है और अपर्णा यादव ओबीसी। 2017 में सपा यानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी लेकिन अपर्णा चुनाव हार गई थी। दूसरी कैंडिडेट लखनऊ कैंट से जो दावा ठोक रही थी रीता बहुगुणा जोशी बेटे के लिए। 2017 में रीता बहुगुणा जोशी इसी लखनऊ कैंट की सीट से विधायक बनी। अब इस बार वो टिकट चाहती थी अपने बेटे के लिए। रीता बहुगुणा चाहती थी बेटे को टिकट मिल जाए। कांग्रेस कल्चर दरअसल रीता बहुगुणा जोशी छोड़ नहीं पाई। बीजेपी को समझने में उन्होंने बड़ी भूल की। उन्होंने क्या किया, बेटे के टिकट के लिए मीडिया में बयानबाजी करने लगी और इतना ही नहीं किया, बेटे के टिकट के लिए बाकायदा चिट्ठी लिख दी। ये सारी चीजें बीजेपी पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाती हैं कि अपने बेटे के लिए चिट्ठी लिख दी जाए या मीडिया में आकर उसका ऐलान कर दिया जाए। क्या यह वजह रही कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं मिला? अगले कैंडिडेट लखनऊ कैंट से जिन्हें टिकट मिला है वो है ब्रजेश पाठक। 2017 में लखनऊ मध्य से विधायक रहे ब्रजेश पाठक। बीजेपी के कद्दावर नेता है ब्रजेश पाठक। योगी सरकार में कानून मंत्री हैं और बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा भी है। बड़ी बात यह, ब्राह्मण बहुल सीट भी है ये लखनऊ कैंट की। बीजेपी ब्राह्मणों को नाराज नहीं कर सकती है। क्या यह भी जहन में रहा
ब्रजेश पाठक को टिकट देने से पहले। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए इस हद तक टिकट चाहती थी कि वो ये कह रही थी वो खुद अपनी सदस्यता छोड़ने को तैयार है। सुनिए जरा उन्हें। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया है, पार्टी को तय करना है। मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ूंगी और अब मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में दो को, अब सोचिए, रीता बहुगुणा जोशी बेटे के लिए खुद सियासत छोड़ने को तैयार थी, लेकिन बेटे को भी बेटिकट कर दिया गया। दूसरी लखनऊ की लड़ाई की जो बड़ी सीट है वो है सरोजनी नगर सीट। सरोजनी नगर सीट से आपको बताऊं कौन चाहता था टिकट। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं स्वाति सिंह, जो मंत्री रही। स्वाति सिंह चाहती थी कि उन्हें सरोजनी नगर, लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। दूसरे कैंडिडेट कौन थे जो चाहते थे? स्वाति सिंह के पति दयाशंकर चाहते थे कि उन्हें सरोजनी नगर से टिकट मिल जाए, लेकिन न पति को मिला टिकट, न पत्नी को मिला टिकट। किससे मिला देखिए जरा। राजेश्वर सिंह, शुरू में जिन्हें के बारे में आपको बताया ईडी के अधिकारी रहे, राजेश्वर सिंह को टिकट मिला। तो हुआ क्या पति और पत्नी की लड़ाई की वजह से टिकट कोई और ले गया? देखिए जरा, सरोजनी नगर की बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। स्वाति सिंह और पति की क्या लड़ाई के बीच टिकट राजेश्वर ले गए। स्वाति सिंह सरोजनी नगर से फिलहाल विधायक हैं। पति दयाशंकर सिंह यहीं से टिकट चाहते थे। टिकट के लिए पति पत्नी आमने सामने आ गए। हुआ क्या, दोनों ने इलाके में अपने बैनर पोस्टर लगा दिए थे कि यहां से हम लड़ रहे हैं, यहां से हम लड़ रहे हैं। दोनों का टिकट कट गया और राजेश्वर सिंह को मौका मिल गया। दरअसल स्वाति दुर्घटनावश विधायक बनी थी, आपको याद होगा। पुराने पन्ने पलटकर आपको याद दिलाते हैं, 2016 तक पति दयाशंकर सिंह बीजेपी के नेता थे। मायावती पर इन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से इनका टिकट काट दिया गया और पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। और फिर तब मायावती के खिलाफ स्वाति सिंह ने मोर्चा संभाला था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के एक बयान पर स्वाति ने काउंटर किया था और रातों रात स्वाति सिंह सुर्खियों में आ गई थी। 2017 में बीजेपी ने स्वाति को टिकट दिया और उसके बाद मंत्री बनाया, लेकिन अब दयाशंकर सिंह बीजेपी में वापस आ गए हैं और अब खुद सरोजनी नगर से लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद स्वाति सिंह को वो क्या कह रही हैं और दयाशंकर को कोई अफसोस नहीं है कि पत्नी को टिकट नहीं मिला। सुनिए जरा उन्हें। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा से मुझे जिताया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। तो पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वह राजेश्वर सिंह का नाम ये औपचारिकता के नाते नहीं है। देखिए, एक बेहतर चयन पार्टी ने मैंने किया है, क्योंकि देखिए मैं लंबे समय तक राजनीति में मैं काम करता रहा हूं, तो मुझे ऐसा हमारी अपनी अलग फीलिंग है। उस फीलिंग के आधार पर मैं कहता हूं कि पार्टी ने एक बेहतर, मैं ये कह सकता हूं कि बेहतर प्रत्याशी को वहां पर चयन किया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। तो दयाशंकर कह रहे हैं पार्टी ने बेहतर कैंडिडेट को चुना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प लड़ाई उत्तर प्रदेश की सियासत में, पडरौना से लड़ाई थी। एक तरफ आप देख रहे हैं योगी और आरपीएन सिंह, दूसरी तरफ अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी पूछ रही है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य कल तक चुनौती दे रहे थे वो क्या डर गए हैं? क्यों कह रही है बीजेपी? दरअसल आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। पडरौना से के बड़े नेता, ये माना गया कि इन्हें पडरौना से लड़ाया जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सपा में आए। इन्होंने चुनौती दी कि पडरौना से आइए तो आपको हरा कर भेजेंगे। अब यही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना सीट छोड़कर दूसरी सीट पकड़ ली है। तो बीजेपी पूछ रही है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ना नहीं चाहते थे या फिर आरपीएन ने खुद बड़ी चुनौती पेश कर दी है? आइए अब आपको बताता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना सीट छोड़ दी है। 3 बार इसी सीट से विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य।
फाजिल नगर सीट से अब मैदान में, अब पडरौना से नहीं, वहीं यानी कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से अब लड़ेंगे चुनाव। इसको मूव करेंगे, कुशीनगर में ही ये फाजिल नगर सीट है। आरपीएन की वजह से सीट छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके सामने आरपीएन पडरौना से होते, इसलिए सीट छोड़ दी। बीजेपी इसी सीट से आरपीएन को उतार सकती है। पडरौना में आपको बताऊं, आरपीएन का दबदबा माना जाता है। पडरौना के राजा कहे जाते हैं आरपीएन सिंह, और कुशीनगर से सांसद रह चुके हैं आरपीएन। पडरौना से विधायक भी रह चुके हैं आरपीएन सिंह। खासा दबदबा उनका माना जाता है, खासी फैन फॉलोइंग मानी जाती है आरपीएन सिंह की। आपको बताऊं 1996, 2002 और 2007 में भी आरपीएन चुनाव जीते हैं। पूर्वांचल के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं आरपीएन सिंह। स्वामी प्रसाद मौर्य 2009 में आपको बताऊं, स्वामी प्रसाद मौर्य को आरपीएन सिंह ने चुनाव हराया था। लोकसभा चुनाव में भी आरपीएन जीते थे और उस दौरान बीएसपी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य आरपीएन के बीजेपी में आने पर क्या कह रहे थे, कैसे चुनौती दे रहे थे। आज टिकट कट गया, दूसरी जगह चले गए तो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में कहा जाता है कि हर 5 साल में नया स्वामी चुन लेते हैं। आखिर क्या मजबूरियां हैं, पडरौना छोड़कर भागना पड़ा? क्या उनको हार का डर सता रहा था? आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनको पडरौना से हराने की चुनौती दे रहे थे। आरपीएन सिंह जी पहले भी वहां पर कई बार बदल बदल के चेहरे लड़ा चुके हैं, हर बार उनका दांव खाली गया है। भारतीय जनता पार्टी यदि उन्हें प्रत्याशी बना के भेजती है तो वो भी औंधे मुंह गिरेंगे। वहां पर लगातार 3 बार में विधायक हुआ, 2 बार बसपा से, 1 बार भाजपा से। तो वो जीत स्वामी प्रसाद मौर्य की होती थी, वो जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती थी। आज जो भी जाएगा वो हार के आएगा। लेकिन स्वामी और सपा को 7 दिन में ही समझ आ गया कि पडरौना से स्वामी नहीं बल्कि आरपीएन सिंह बड़ी चुनौती देंगे। तो सपा ने मौर्य की सीट बदल दी और स्वामी ने सुर। फाजिल नगर से विधानसभा में मेरे प्रत्याशी के रूप में नाम मेरा आया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई इसलिए देता हूं कि उन्होंने फाजिल नगर में प्रत्याशी बना करके फाजिल नगर विधानसभा और वहां की जनता का सेवा करने का अवसर दिया है। आरपीएन सिंह से कमजोर शायद कोई प्रत्याशी पडरौना, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो उनसे शायद कोई कमजोर अन्य प्रत्याशी होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में कहा जाता है कि हर 5 साल में नया स्वामी चुन लेते हैं, लेकिन अब तो ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई कि वो अपनी सीट पे भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर क्या मजबूरियां हैं, पडरौना छोड़कर भागना पड़ा? क्या उनको हार का डर सता रहा था? सच्चाई ये है, जहां एक और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं पर उनको भी अपनी सीट के हार का डर सता रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं वो पडरौना कहां पर है और फाजिल नगर जहां से अब स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे वो कहां पर है। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिला है। कुशीनगर में ये है फाजिल नगर और ये है पडरौना। 30 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों विधानसभा। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से लड़ते थे चुनाव, कहा जा रहा था यहां से चुनौती देंगे, अब 30 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गए। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ऐसे क्या हालात बन गए जो आरपीएन को चुनौती देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर पडरौना चले गए। वजह देखिए क्या रही। वजह यह रही कि पडरौना राजघराने का वर्चस्व है यहां पर। एक सबसे बड़ी बात, आरपीएन राज परिवार से आते हैं और पडरौना में ही आरपीएन का दरबार है। सैंथवार समाज से आते हैं आरपीएन और सैंथवार आरपीएन को अपना नेता मानते हैं। पडरौना में 25,000 सैंथवार वोटर हैं। ओबीसी में आती है सैंथवार जाति। आरपीएन को ओबीसी का भी फायदा मिला है। कुशीनगर में आरपीएन का व्यक्तिगत वोटर भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को हारने का खतरा भी था उस दौरान। यही वजह रही कि उन्होंने
पडरौना छोड़कर फाजिल नगर चले गए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।